हेलो हेलो। चलिए भाई, क्या बोल रहे, क्या चीज है बता रहा हूँ। देखिए, पोटेंशियल की आज आखिरी क्लास है। देखिए, चैप्टर का नाम था, अरे पीछे भाई, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, काजल ये पीछे की लाइट बच्चे बंद कराओ, ये ज्यादा रिफ्लेक्शंस देंगे। अब मेरी पूरी बात सुनो भाई। हमने यहां से स्टार्ट किया था चैप्टर, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जिन बच्चों ने शुरू से चैप्टर की क्लासेस दी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। ए पीछे भाई, अब चुप हो जाओ बिल्कुल, अब बातें मत करो। देखो 10-15 मिनट आपको सेटलमेंट होने के दे देता हूँ मैं, ठीक है, तो उसके बाद लेकिन चुप रहा करो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने सबसे पहली चीज तुम लोगों को बताई थी, उसमें क्या था, वो मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिकली एक चार्ज की अपने चारों तरफ क्या होती हैं, फील्ड्स होती हैं। मैंने ही बोला एक चार्ज के अपने चारों तरफ बोलो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। जिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है, लेकिन किसी भी जगह पर कितनी उसकी स्ट्रेंथ है ये बताने के लिए हमने दो पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ई और एक वी। याद है ना? तो वी हमें बताता है कि कितना वर्क डन करेगा उसके कूलम के ऊपर, और ई हमें बताता है कितने फोर्स लगेगा एक कूलम के ऊपर। तो ये तो मैंने तुम्हें पोटेंशियल के बारे में बताया था, बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ सबके बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें कैसे निकालना पता है आप लोगों को। हम देखेंगे कि हमें कितना काम करना पड़ा किसी पर यूनिट चार्ज पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, ये भी मैंने तुम्हें समझाया था। उसके बाद में तुम्हें लेके आ गया था इलेक्ट्रिक डेरिवेशन था, सिंपल सा बहुत है वो, पता है ना, v इज इक्वल टू 1/, ये बहुत बार करा चुका हूं, थोड़ा तेजी से लेके चल रहा हूं इसको। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये बहुत सिंपल टॉपिक था, आपको पता है एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है ना। फिर वो वाला भी था जिसमें हमने बोला था कि अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं किसी चार्ज को तो क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ढंग से सुने हैं जो मैंने पढ़ाए क्लास के अंदर, तो एक एक क्लास में कराएंगे एक टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद में तुम लोगों को लेके आया था पोटेंशियल टू डिपेल एट एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल टू डिपेल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और यहाँ से स्टार्ट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी रिसेंटली हमारा टॉपिक जो डिस्कशन में है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी कुछ नहीं है, बेसिकली लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे वैसे थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको, कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्ज है, तो अपने से आर दूरी पर ये सामने वाले चार्जेस को कुछ ना कुछ या तो अट्रैक्शन या क्या करता होगा, रिपल्शन करता होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, कि पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, नेगेटिव तो बोलो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो कितने जूल से उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है ये हमें पता लगता है वी से। किस पता बोलो वी से। और वी का मैंने तुम लोगों को क्या फॉर्मूला बताया बच्चों, बार बार मैंने तुम लोगों को यही कहा कि अगर मान लो एक क्यू चार्ज है तो अपने से आर दूरी पर ये वहां पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, 1/4πε0 क्यू बाई में बोलो क्या आर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये वाली वैल्यू तुम्हें पता है 9×10⁹ होती है। क्यू तुम्हें मिलेगा भैया 5 कूलम है, दूरी तुम्हें मिलेगी मान लो 10 यूनिट है, तो कितना वी क्रिएट हो रहा है किसी भी आर दूरी पर, क्योंकि आर के हिसाब से वैल्यू चेंज होगी, बोला है कि नहीं। जितना दूर जाएंगे वी कम होता जाएगा, मतलब उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो मैंने बस यही बोला था कि इस क्यू चार्ज की आर दूरी पे मान लेते हैं पोटेंशियल की वैल्यू 100 है। इस 100 का मतलब बोलो क्या है, कि यहां रखे किसी एक कूलम को कितने जूल से अट्रैक्ट रिपेल करेगा, 100 जूल से। लेकिन थोड़ा दूर जाके देखो तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। थोड़ा और दूर जाके देखो तो 60 ही मिलेगा बेसिकली। लेकिन मुझे बस ये बताओ कि अगर यहाँ 100 है तो इससे जस्ट आर दूरी पे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ भी 100 ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आर दूरी पे कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर भी आर दूरी पे कितना होगा, 100। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जहां पर पोटेंशियल बोलो कितना है, 100 है। और जब मैंने इस सरफेस को पूरा ड्रॉ करा तो ये सरफेस कैसा निकल के आया, इस सरफेस का नाम दिया गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू था बोलो क्या था, वो सेम था। और बच्चों इसको मिसजज मत करो कि एक सर्कल है, सर्कल नहीं है, बेसिकली एक स्फेयर है। क्यों भाई, क्योंकि यहां से आर दूरी यूं ले लो, यहां से आर दूरी बाहर की तरफ ले लो, यहां से आर दूरी अंदर की तरफ ले लो। आर दूरी जैसे मर्जी ले लो, ऊपर बाहर अंदर इधर इधर कहीं भी ले लो आर दूरी, आपका जो पोटेंशियल मिलेगा कितने मिलेगा, 100 का मिलेगा। उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, बोलो क्या तैयार हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन अगर थोड़ी सी दूरी पे 80 मिला तो फिर उतनी ही दूरी पे फिर दोबारा कितना मिलेगा, 80। फिर दोबारा इतनी 80, तो इस चार्ज से कई सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर बोलो कितना होगा, 80। उन सबको जोड़ा तो बोलो एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस तैयार हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन्हीं को नाम दिया गया था बच्चों क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मेन बात तो यही थी जो मैंने तुम्हें करानी थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अरे नहीं आया समझ, पक्की बात है। चलिए, सो ये वाली बात तुम्हें सिखाई थी। उसके बाद अरे यहां पर ध्यान दो, उसके बाद ये बाकी बच्चों को भाई पता है कि मैंने क्या बोला था कि फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, इधर भी नहीं होते, इधर भी नहीं होते। ये वाला कॉन्सेप्ट जो बच्चों आप वीडियो से कवर करेगा, जो बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता समझाने में कि क्या चीज़ है। लेकिन आपको पता है बनाने बड़े सावधानी से, पता है कि नहीं पता, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा अंदर की तरफ ये थोड़ा क्लोज है, बाहर की तरफ थोड़ा से दूर दूर है ना। तो ये क्या कारण था वो मैंने आपको समझाया था, ई इज इक्वल्स टू डी वी बाई में डी आर से। सो वो रिलेशन आप लोगों को क्लियर था। उसके बाद ये सब कराया था, ये लास्ट आ गया था बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं था। मेन हमने उस दिन 3 बातें करी थी। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये
दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर मुझे किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो बट मुझे दूरी ना दी हो, बट मुझे दूरी, तो क्या तरीका है बोलो कि हम उसी जगह पर थोड़ी सी दूरी में देखेंगे कितना पोटेंशियल का चेंज आया, और फिर dv बाई डी आर से चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डिस्टेंस से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। उसी फॉर्मूले के जरिए हमने समझे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम्स। तो तीन चीज सिखाई थी, बोलो कौन कौन सी? एक तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये। दूसरी चीज क्या थी कि अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, अगर दूरी ना दी हो तो E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। और तीसरी चीज थी, मैंने कई सारे तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखाए थे। अरे नहीं आ रहा है ना? तो ये सब तुम्हें सिखाया था। अब बच्चों आज मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूं, आज मैं तुम्हें कराऊंगा कुछ प्रॉपर्टीज। तो लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक बच्चा एनसीईआरटी बुक देना कोई। भाई क्या हो गया? अच्छा मैं बताऊंगा बेटा, मैं सब चीज का बदला लूंगा, पेटी मान लो एक बार। अभी बताएंगे तुम्हें, हम लोग टेंशन मत लो। वो ट्राइबल जा चुकी है भाई। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में पहली प्रॉपर्टी लिखिए, बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान सुन लो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अब ये क्या चीज है भाई, इसको समझना पड़ेगा बच्चों। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनना और बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ भी जाएगी। हाँ भाई इधर ध्यान दो। मान लो कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और तुम्हें पता है इसके चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो ये बनेगा मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो यहाँ पर सब जगह पे पोटेंशियल कितने का, 100 का है, तो थोड़ी सी आगे चल के एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, बोलो कितने का बनेगा, बोलो 80 वाला बनेगा। मान लो कि इस जगह पर पूरे पे कितने का, बोलो 100 जूल पर कूलम, तो आगे जाके बोलो कितना होगा, 80 जूल पर कूलम। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहता है कि मान लीजिए किसी चार्ज को ना आप चला तो रहे हैं, लेकिन चला इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही रहे हैं, तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं आप बेसिकली। समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग किसी चार्ज को यहां लेके बैठे हैं, देखना एक बार मेरी बात समझना, आप किसी चार्ज को ना यहां लेके बैठे हुए 80 जूल पर कूलम, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप लोग ना इस सोर्स चार्ज से इतनी दूरी पे बैठे हैं कि जब ये आपको कितनी एनर्जी से रिपेल कर रहा है, 80 जूल से। कितने से रिपेल कर रहा है, 80 जूल से। अब सोचिए कि उस चार्ज को आप चला के लेके जा रहे हैं आगे और उसको यहां ले आए, 100 जूल वाली पोजीशन पे लेके आए, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई एनर्जी भाई? क्योंकि तुम उसके कहां लेके जा रहे हो, उसको नजदीक लेके जा रहे हो, और वो आपको बोलो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अगर यहाँ 80 जूल से उसको धक्का लग रहा था, तो अब यहाँ पर कितने से लगेगा, 100 से। लेकिन उसको 100 तक पहुंचाने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन। और आप मुझे बस इतना बताइएगा कि अगर आप एक चार्ज को ऐसे नजदीक लेके जा रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। देखिए हमेशा जब किसी चीज की एनर्जी बढ़ती हुई नजर आए ना, समझ जाइए आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ काम, मैं सपोज करके बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए चाबी की अभी जो भी एनर्जी है, अगर मैं इसको जितना ऊपर लेके जा रहा हूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 80 है ना, तो थोड़ा सा और ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 100 होगी। अब इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो? सेम बात यहां पर मैं कर लूं कि मान लो कि मैंने एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर रखा है, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जितना मैं इसको इधर लेके जाए जा रहा हूं, बोलो इसमें एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अरे एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जितना मैं पीछे लेके जा रहा हूं एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ने का इशारा ये है कि मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा हूं। सो अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है कि आप चार्ज के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, और जब भी आप किसी चीज के अगेंस्ट चलोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? आप यहां पर किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, स्प्रिंग के अगेंस्ट काम कर रहे हो। यहां पर जब मैं किसी ब्लॉक को उठा रहा हूं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं अगर किसी चार्ज को किस पॉइंट से किस पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, मैं उस चार्ज को यहां से उठा के यहां लेके जा रहा हूं, यहां पर। तो मुझे बताइए यहां पर कितने जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, बोलो 100 जूल पर कूलम, और यहां पर भी बोलो कितने की है, बोलो 100 जूल पर कूलम।
तो मुझे बताइए, जैसे कि मान लो ये पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए से बी लाने में तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। बट लेकिन बी से सी ले जाने में क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा? क्योंकि यहाँ भी एनर्जी 100 जूल पर कूलम की और यहाँ पे कितने की बोलो, क्योंकि वो नजदीक ही नहीं बढ़ा ना उसके बिल्कुल भी। अरे नहीं समझे बात को, जब नजदीक बढ़ेगा तभी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वर्क डन तब करना पड़ेगा जब आप उसके थोड़ा नजदीक जाएंगे, जब आपके पोटेंशियल की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। बट अगर चेंज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। इज दिस फाइन और नॉट? तो उसने क्या कहा समझने की कोशिश करें, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस जीरो। वैसे जीरो नहीं होता, आप जब भी कुछ चार्ज को चलाएंगे आगे की तरफ तो वर्क डन करना पड़ेगा। बट अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चला रहे हैं, इसका मतलब जब पोटेंशियल में ही कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कोई भी काम, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। और आप सोचिए ना, अगर आप बोले जैसे मान लो ये भाई कोई दुश्मन है, ठीक है, और आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं यहाँ पर, और आप बोलते कोई नहीं तू बढ़, मैं देख रहा हूँ उसको, है ना, तो आगे चल, लड़ेंगे इससे, और वो कहे ठीक है भाई, और वो कहाँ चला जाए, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, ठीक है भाई पहुंच गया उसके पास, क्या कुछ पास पहुंचा? वो उसने कोई काम नहीं किया। वो यहाँ से यहाँ आ जाए, कोई काम नहीं कर रहा, वो यहीं घूमता रहे, ठीक है, कुछ हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा। बट अगर यहाँ से वो यहाँ गया है, उसके पास पहुंचा, उसके पास में, तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया बोलो, वर्क डन किया। सो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें बच्चों, कि जब भी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे काम चल रहे होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी में कोई भी चेंज। सो मुझे बस ये बताना, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए टू बी ला रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? तो मैं बोलूंगा दिस वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर तो नहीं है। बट वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू सी, बोलो क्या है, बोलो जीरो है, क्योंकि ये कैसा है बोलो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चला रहे हैं। अरे नहीं आया समझ में, लक्ष्य नहीं है बस में, क्योंकि आप खुद लॉजिकली दिमाग लगाइए ना, वहां 80 थी, पास लेके आ रहा हूं तो काम करना पड़ेगा, और पास लेके काम करना पड़ रहा है, देखो एनर्जी भी बढ़ रहा है, एनर्जी भी वहां से धक्का खाएगा, यहाँ से कितने से खाएगा बोलो, 100 से खाएगा। लेकिन यहां से वहां चले जाने से एनर्जी में कोई भी चेंज आने वाला, तो इसका मतलब है कोई भी काम, क्योंकि मैं उसके नजदीक ही नहीं पहुंच रहा हूँ, वहां बार बार घूमता रहा हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। क्लियर है कि नहीं? अच्छा मेरी बात समझो, बोर्ड पे एक और चीज समझो, इसका मेरे पास एक और तरीका समझाने का। क्या तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का, ऑल्सो वी नो, हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। क्या तुम जानते हो? पक्का पता है? और ये क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड, पक्की बात है? सो मुझे बताइए वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन बराबर होगा Q इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या मैं बोल सकता हूं इसको Q VB माइनस में बोलो क्या, VA। अरे क्या मैं सही कह रहा हूं? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जैसे कि मैं ए से उसको बी लेके आ रहा हूं, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ता है, वो निकालते थे हम कि कितने चार्ज को लेके आ रहे हो, कितने चार्ज को लेके आ रहे हो, और कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे कि समझने की कोशिश करो, अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता ना, वो लॉजिकली इसको समझ भी सकते हैं, बिल्कुल 2 मिनट की चीज है, अगर तुमने ढंग से सुन लिया तो। मुझे बताओ जरा, एक कूलम का चार्ज यहाँ पर है तो उसको कितने की रिपल्शन लग रही है? 80 की। यहाँ एक कूलम को कितने की हो जाएगी? 100 की। तो मुझे बताओ एक कूलम पे तुमने कितना काम किया? 20 जूल का। कितने का क्या बोलो? 20 जूल का। तो वर्क डन वो यही कहता है कि अगर तुम्हारा एक कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का बोलो? एक कूलम का। सोचना लॉजिकली, क्यों है बोलो एक कूलम। इधर देखो 60 लिखो मत। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है ए और बी के बीच में? तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 80 बोलो कितना आएगा? 20। तो क्या 20 जूल का काम करना पड़ेगा। कितने का बोलो? 20 जूल का। लेकिन अब आपको दिमाग लगाना है, अगर तुम चार्ज ही लेके आ रहे हो 5 कूलम का, कितने कूलम का? तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज है तो क्या उसको 80 जूल मिला होगा? अरे एक कूलम पे 80 जूल मिला होगा, तो 5 कूलम को कितना मिला होगा? 400 जूल। कितना मिला होगा? तो यहाँ उसके पास एनर्जी ऑलरेडी कितना होगा बोलो? 400 जूल। 5 कूलम के चार्ज के पास यहाँ पर एनर्जी कितना होगा? 400 जूल। और यहाँ उस 5 कूलम के पास कितना हो जाएगा? 500 जूल। कितना हो जाएगा बोलो? अरे नहीं आ रहा समझ में। तो आप कैसे निकालोगे? आप सिंपल सी बात बोलोगे, वर्क डन कितना करना पड़ता है? हम कहेंगे 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, और कितना डिफरेंस है बोलो? 20 का डिफरेंस है, बोलो काम कितना करना पड़ेगा? 100 जूल। 5 कूलम पे 100 जूल का काम करना पड़ेगा, और एक कूलम पे 20 जूल का, क्योंकि डिफरेंस आपको सिर्फ एक कूलम का बताता है। कितने का बोलो? एक कूलम का। 5 कूलम को लेके जाओ तो उसका 5 गुना काम करना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं आता? छोड़िए वो चीज नहीं आती, क्योंकि आप लोगों ने ना, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक, वो जानते हैं इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझाया गया था उसमें, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको समझना है तो बस इतना समझ लीजिए कि हमें काम कितना करना पड़ता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। सो ये हमें बताता है Q इनटू में VAB से, क्योंकि VAB हमें बताता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बताता है कि एक कूलम को अगर लाएं तो कितना काम करना पड़ेगा। तो Q कूलम्स को लाएं तो कितना काम करना पड़ेगा, कैसे होता रहेगा? QVAB से, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, तो इक्वी पोटेंशियल का तो नाम ही ये हो गया ना भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तो बताओ VA और VB बोलो क्या हो जाएगा? सेम। और VAB भी सेम हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन AB बोलो कितना हो जाएगा? 0। समझ नहीं आ रहा? सो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चार्ज को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस से मूव करेंगे तो बोलो कितना होगा? उसका वर्क डन 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे, कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे देख लो जरा फटाफट से।
कैलकुलेट द वर्क डन। कहां पर? वो A to B नॉट इक्वल टू 0 है ना। अच्छा ये तो पता, तुम हटा दो अभी, ये तुम देखो पता है क्या चक्कर है, वो बीसी मैंने उसको समझाने के लिए, इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए रखा बस, ठीक है। तुम समझे नहीं। मेरी बात सुनो, देखो ये जो मैंने डायग्राम बना के वो एग्जांपल दिया था वो अलग कट उसके लिए था, और ये मेरा अलग चल रहा था। वो जरूरी नहीं है ए और बी पॉइंट वो वाले हैं, ए और बी पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। ये जो एग्जांपल था ये अलग चल रहा था, वो वाला केस अलग चल रहा है, आप उसी पे अटके हुए क्या। मैं यार आप मुझे एक लॉजिकली एक बात का जवाब दे, अगर मैं ए से बी आ रहा हूं तो आपको नहीं लग रहा कि किसी के अगेंस्ट आ रहा तो काम करना पड़ेगा, और जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे कोई काम करना, क्योंकि मैं उसके नजदीक जा ही नहीं रहा हूं। तो बी से सी में मेरा वर्कडन कितना होगा, 0 होगा। ए से बी में बस मेरा वर्कडन 0। ये सिर्फ इस केस के लिए, ये सिर्फ इस केस के लिए, इस केस के लिए, इन दिस केस लिख लो चाहे, इन दिस केस, इस केस के लिए वर्क डन ए बी का 0 के बराबर, ए से बी जाने में वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां एक बात बोली गई है कि हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन होगा क्यू इनटू में वी ए बी, ये होएगा। और अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हूं तो वी ए किसके बराबर होगा, वीबी के, और वी अगर वीबी के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। अगर आपको लगता है डायग्राम को आप हटा दो वाले को, आ रही बात समझे, नहीं समझे मेरी बात को। मैं एक काम कर सकता हूं तुम लोगों के लिए, तुम इसको P बना लो, इसको Q बना लो, इसको R बना लो, सही है। अब खत्म करो, बोलो वर्क डन फ्रॉम Q टू R 0, सही है। बात वो नहीं है नालायक, चेंज हो चुकी सब कुछ। और वर्क डन फ्रॉम P टू Q 0 के बराबर, समझ में आ रहा है। और ये A टू B एक अलग सिनेरियो हो गया बेसिकली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बेसिकली A और B ऐसे पॉइंट है। मैंने बोला कि वैसे तो वर्क डन कैसे निकालोगे, वैसे मुझे बताओ, अगर मैं किसी चार्ज को चला के लेके आ रहा हूं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, आप वर्क डन कैसे निकालोगे, आप वर्क डन कितना होगा, जिस चार्ज को लेके आया और जिन दो पॉइंट्स के बीच में लेके आया उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हुआ तो वो पोटेंशियल तो डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वहां का पोटेंशियल बोलो क्या होगा, दोनों जगह का सेम होगा। अगर सेम हुआ तो 0 होगा, अगर सेम नहीं हुआ ए और बी का पोटेंशियल तो 0। यही तो बात कह रहे हैं कि अगर सेम नहीं हुआ, यहां 80 वहां 100 तो डेफिनेटली वर्क डन हुआ होगा, बट अगर सेम हुआ तो वर्क डन, तो यहां पर उसने बोला है स्पेशली कि ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आगे बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाइए। अरे बहुत सिंपल है, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग। बताओ। नेक्स्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज है और ये सारी दूरी बराबर है। अबे तू तू अलग बैठने लग जाओ, तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है। अब इधर सुनो, विशेष से थोड़ा दूर रह तू, क्यों है। इस क्यू चार्ज को पहले यहां लेके गया फिर यहां लेके गया, ऐसे 0 क्यों। देखिए वर्क डन आप लोगों को याद है, बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे तो वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करती है, किस रूट से गए उस पर डिपेंड
हम लोग जानते हैं वर्क डन इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहां पर है। अगर हुआ ऐसा कि आप घर से आए और वापस घर चले गए बेसिकली, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वर्क डन तो जीरो हो गया एक तरीके से। तो वो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। तो आप लोग अगर देखें तो आप लोग फाइनली ए के बाद बी गए, बी के बाद सी गए, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी वैसे कितना होने वाला है, क्योंकि ए वाला जो पॉइंट है वो भी जितना पोटेंशियल रखता होगा सी वाले पे भी पोटेंशियल कितना होगा उतना ही होगा। मेरी बात को समझे, आप जितना पोटेंशियल ए पे देख रहे हैं सी पे का पोटेंशियल अलग होने वाला है क्या, सी पे भी उतना पोटेंशियल होने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों जगह सेम है और चार्ज के पोटेंशियल में जब कोई चेंज ही नहीं आया इसका मतलब कोई भी वर्क डन नेचुरल कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में, क्योंकि पहले वो यहां पर था बाद में वो यहां पर है, दोनों सूरत हाल में उसका पोटेंशियल अगर यहाँ 100 तो यहाँ पे कितना बोलो 100, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, चाहे किसी भी रूट से आया। वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, रास्ता क्या चूज किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता। सो आप लोग बोलेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू सी कितना होने वाला, बोलो जीरो, क्योंकि बच्चों हम लास्ट में बोल देंगे कि भैया ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बोलो क्या है, सेम है। आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। इज दिस फाइन और नॉट? अरे नहीं आया समझ, चलिए खत्म करो इसको, नेक्स्ट पे आऊं। चलो अगला, नोट कर रहे हो, कर लो। तो तुम घर पे नोट करते भी हो कि नहीं करते? पक्का? वो तो मैं पीटीएम वाले दिन चेक कर लूंगा, उस दिन बोलूंगा मैं कॉपी लेके आना सब बच्चे। चलिए भाई, सेकंड प्रॉपर्टी, द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर is always an equipotential surface। देखिए ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि एक चार्ज कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखिए मान लीजिए कि आपका कंडक्टर इधर सुने भाई, मैं किसी भी तरह की शेप बना दूं बॉडी की, इस तरह की बना दूं, ठीक है। अब सुनिए, आप लोग मान लीजिए इसको एक जगह पे बहुत सारा चार्ज दे भी देंगे, ए ढंग से सुन लो, अगर सपोज करें आप इसको एक जगह पे बहुत सारा चार्ज दे भी देंगे, तो आपको पता है पूरी बॉडी तो कंडक्टर है। अब कंडक्टर है तो भैया वो एक जगह पर अगर बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो यहाँ पर रिपल्शन लगेगी, और रिपल्शन की वजह से चार्ज क्या स्टार्ट हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का हाई पोटेंशियल और वहां का बोलो क्या है, लो पोटेंशियल। मैं इसको और तरीके से बताऊंगा, बस ढंग से सुनिएगा। पहले मान लीजिए कि मैंने किसी बॉडी पे एक जगह पे चार्ज देना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर बहुत सारा चार्ज दिया, तो क्या वो यहीं बैठा रहेगा? उसको पता है पूरा कंडक्टर में, तो पूरे कंडक्टर पे जाऊंगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो वो चार्ज रिपल्शन की वजह से फैलना स्टार्ट होगा पूरी बॉडी पे। और अब बताइए कैसा दिखने लगेगा थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद यही जो बॉडी है, समझने की कोशिश करें, इस बॉडी पे चार्ज कुछ ऐसे फैल जाएगा, चुप रहो बिल्कुल ध्यान सुनो, इस बॉडी पे चार्ज ऐसे फैल जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस बॉडी पे कहीं भी ऐसा होगा कि किसी एक जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसी दूसरी जगह पोटेंशियल कम होगा? चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसी मर्जी बॉडी हो, कहीं थोड़ा ज्यादा है यार, कहीं थोड़ा कम है, बेसिकली कहीं अलग अलग लग रहा है आप लोगों को। क्यों नहीं लग रहा? मेरी बात सुनिए बच्चों, देखिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, कहीं पर भी अगर हाई पोटेंशियल होगा और दूसरी साइड पर लो पोटेंशियल होगा, तो डेफिनेटली चीजें अपनी हाई पोटेंशियल से कहां फ्लो कर जाएंगी, लो पे। आप मुझे बताइए ना, स्टार्टिंग में फ्लो क्यों करा, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है, वहां पर बोलो क्या था, लो, और रास्ता उसको दिख रहा है तो वो फैलेगा। और कब तक फैलेगा? कब तक फैलेगा? जब तक सब जगह का कहना हो जाए बराबर। तो चार्ज किसी कंडक्टर पे तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक हर जगह का पोटेंशियल बोलो कैसा ना हो जाए, एक जैसा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी जगह पर डैम, बेसिकली मतलब डैम से पानी निकल गया, समझिए बहुत सारा पानी वहां से निकला। अब मुझे बताइए कि वो पानी कब तक फैलता रहेगा पूरे पूरे एरिया में, जब तक सबका कहना हो जाए लेवल एक जैसा ना हो जाए, जहां तक पानी जा रहा है। समझने की कोशिश करें, नहीं समझे इस बात को? जब तक हर जगह का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, एक जैसा। अच्छा कोई चीज हाइट पे, कोई चीज लो पे है, वो भी है, कुछ कंसेप्ट में हाई पे, लो पे, लेकिन पानी का कुछ ना कुछ लेवल आएगा बाद में। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब पानी बाद में डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कर देगा, बंद कर देगा। आप सोचिए कब बंद करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना, जब हर जगह पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, एक जैसा। कैसा हो जाएगा बोलो? अरे नहीं आया समझ, समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चीजें कब फ्लो करना बंद कर देती हैं, जब दोनों जगह का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर। एक टंकी में बहुत सारा पानी, दूसरी टंकी में पानी नहीं है, बताइए यहां से पानी जाने लगा उस पाइप में कनेक्ट करके, कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर आपने बोला, इसलिए एक बात कह दी गई, इसलिए एक बात कह दी गई, कोई भी कंडक्टर हो अगर वो चार्ज है तो उसके सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा।
अरे नहीं आया है ना। तो अगर मैं ये बोलूं बच्चों यहां पर ये V1 है, यहां पर ये V2 है, यहां पर ये V3 है, तो मैं बोलूंगा V1 V2 V3 बोलो क्या है, बोलो सेम है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो क्या है, सेम। सो द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा अपने आप में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सेम होता है इसीलिए वो चार्ज जैसे रुका हुआ है वहां पर, है ना। शुरू में फैला होगा लेकिन एक टाइम के बाद रुक जाओगा, रुक गया ये बात की गारंटी है, मतलब देखो रुक गया है इसलिए ये बात की गारंटी है कि पोटेंशियल हर जगह का बोलो क्या है, सेम है। अगर सेम नहीं होता तो चार्ज हमेशा क्या होता, हाई से लो की तरफ क्या करता रहता, फ्लो करता रहता। समझ नहीं आया, नहीं आया भाई समझ में, लगन मुश्किल लग रहा है वाला पॉइंट। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जल्दी। सो थर्ड पॉइंट इज, क्या तुम्हें याद है मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा था ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो मैं तुमसे एक बात कह रहा था कि जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बोलो क्या होते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है कि नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां देख लीजिए, देखिए ये देख लीजिए, ये रे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये रे इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, क्योंकि अगर आप बोले कि भैया 100 पोटेंशियल वाले इस शीट से कहां मिलेंगे, तो अगर इसका यहां मिला है 100 तो इसका भी यही मिलेगा, इसका नीचे मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा, बिल्कुल आ जाएगा फील्ड के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर सर्कल के केस में अगर आप बात करोगे, सर्कल के केस में अगर आप बात करोगे, बोलोगे बताओ जरा अगर 100 वाला यहां मिला है तो अगला 100 वाला कहां मिलेगा, क्या नीचे नीचे ऐसे मिलता जाएगा, नहीं सर। सर्कल के केस में अपने आप 100 वाला ऐसे सर्कल में मिलेगा, अरे नहीं आ रही बात समझ, स्फीयर में मिलेगा। तो अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड के बोलो कैसा बन गया, परपेंडिकुलर। ये समझे नहीं मेरी बात को, तुम दोबारा समझा देता हूं। मैंने तुम्हें ये कहा कि मान लो मेरी पैरेलल शीट्स है और कोई ये बोलेगी इस पैरेलल शीट से बताओ कितनी आगे जाके 100 के पोटेंशियल मिलेंगे, तो अगर यहां पर 100 का मिला तो तुम्हें फील्ड को देख के बताओ ना, फील्ड को देख के बताओ, उसमें भी 100 का यहां मिलेगा, 100 का यहां, 100 का यहां, 100 का यहां, 100 का यहां, ऐसे मिलेगा ना। तो पोटेंशियल सरफेस कैसा बना, बोलो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना, सीधा बना। फील्ड के बोलो कैसा आया, परपेंडिकुलर आया। कैसा है बोलो, ये थोड़ा जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मैं लास्ट क्लास करवा चुका बच्चों। लेकिन यही के काम जब मैंने एक पॉइंट सोर्स चार्ज के केस में किया तो मुझे पता है कि इससे आर दूरी पर अगर यहां 100 का है तो फिर 100 के सारे ऐसे नहीं मिलने वाले। जानते हो कि नहीं जानते, 100 के कैसे मिलने वाले, क्योंकि अगर ऐसे मिलते हैं ना तो फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होता मामला। लेकिन मुझे पता है 100 के सारे कैसे मिले, अपने आप ही 100 के सारे ऐसे मिले, और जब वो ऐसे मिले तो देखो मेरी फील्ड के साथ बोलो कैसा एंगल बना रहे थे, परपेंडिकुलर बना रहे थे। नहीं आई ना बात समझ में। तो मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, पता परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे इसको भी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are always perpendicular to the direction of electric fields। कोई दिक्कत है कि नहीं। अच्छा लास्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं क्या वो सभी केसेस में इक्वली स्पेस्ड होते हैं, क्या सभी केसेस में अनइक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो मैं लगा रहा हूं 100 80 60, अब देखो ये वाली बात जो है ना बच्चों, ये सिर्फ जो लास्ट क्लास है सिर्फ उन्हीं को पल्ले पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा लास्ट क्लास का आधा घंटा सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर था। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना वो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, पॉइंट बेस याद करें वाला, ठीक है। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं आए, क्या आप लोगों को बताया गया था जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ना बच्चों, देखो ध्यान देना, ये इक्वली स्पेस नहीं होते, मतलब शुरू में थोड़ा नजदीक नजदीक है। मतलब शुरू में तो क्या होता है, जैसे 100 पोटेंशियल यहाँ पर है तो 80 का थोड़ा जल्दी गिर जाएगा, फिर 60 थोड़ा दूर जाके गिरेगा, 40 थोड़ा और दूर जाके गिरेगा, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 20-20 का डिफरेंस भले ही है, लेकिन 100 से 80 जल्दी गिरा, क्योंकि शुरू में फील्ड बहुत ज्यादा डेंस होती है, एकदम से फैलती है तो एकदम से गिरती भी है। तो 100 से कितनी होगी, 80 जल्दी मिल गया, फिर 80 के बाद लेकिन 60 थोड़ा दूर जाके, और 60 के बाद 40 तो बहुत दूर जाके गिरा, और 40 के 20 तो काफी दूर जाने के बाद गिरेगा। मतलब कहने का मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते इन केस में। लेकिन अगर बात करें मैं पैरेलल शीट्स वाले केस में, तो यहाँ के इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलो कैसे होते हैं, इक्वली स्पेस होते हैं। लेकिन आप लोगों को इनके पीछे का लॉजिक समझाया गया था, dr = dv/e से, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा यार, है ना। तो ये जो बच्चे आए थे उनको पता होगा, तो मैं एक बात कह सकता हूं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड अ सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे और मे नॉट बी इक्वली स्पेस, वो हो भी सकते हैं इक्वली स्पेस और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर होता है कि नहीं होता, नहीं आई बात समझ में। सो हम क्या बोलेंगे बराबर से, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, सो बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस around any source charge distribution may or may not be equally spaced। ध्यान दो,
अब मुझे तुम बस इतना बताओ, ये चारों प्रॉपर्टीज में तुम्हें किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? बताओ, किसी में कोई प्रॉब्लम है? पहले में कोई प्रॉब्लम है कि वर्क डन ऑन एन मूविंग है चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलाने पर कितना काम करना पड़ेगा? जीरो। कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा सर, क्योंकि वहां पर चलाने से कोई भी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इज दिस फाइन और नॉट? उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो बोलो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल होता है। मतलब उसके पूरे सरफेस पे हर जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। और मैंने ऐसा क्यों बोला, समझ में आ रहा तुम लोगों को ऐसा क्यों बोला? नहीं आ रहा समझ? क्लियर है ना? ऐसा इसलिए बोला गया बिकॉज चार्ज कहीं ना कहीं फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो जाने का मतलब ये है कि हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तभी उसने डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है ना? सो बेसिकली पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं फील्ड के, ये भी क्लियर है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वली स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को इसका आंसर करके बताना है। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। कैलकुलेट द एक डायपोल है मेरे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, और मैं एक चार्ज को बस इधर देखो, मैं एक चार्ज को ना इसके इक्वेटोरियल लाइन पे चला रहा हूं। इक्वेटोरियल लाइन समझते हो? ये वाली लाइन होती है। मैं उसको इस लाइन पे चला रहा हूं, मतलब मान लो कि मैं उसको ए पॉइंट से कहीं बी पॉइंट पे ले गया, ऐसे करके चला रहा हूं। मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो अगर आप लोग बहुत अच्छे, अगर आप लोग वापस आते हैं टॉपिक पे, तो हमने एक टॉपिक करा था याद, सब कुछ जुड़ा हुआ है बच्चों पिछलों से। आप लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो बहुत मजे की चीज है, नहीं पढ़ रहे हो तो भैया देखो प्रॉब्लम लगना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो आप एंडिंग में जब पूरा सिलेबस देखोगे ना, आप घबरा भले ही शुरू से फर्स्ट चैप्टर से रहे हो, लेकिन तुम्हें पता लगेगा सेकंड चैप्टर ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है फर्स्ट के मुकाबले। ये रियलिटी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर एट द एंडिंग इजी लगने लग जाता है। सेकंड चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस समझने वाली चीज है, वो बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। लास्ट में बच्चों को लगता है कि पहला तो बहुत इजी था, चार्ज फील्ड ये सब तो क्लियर है, पोटेंशियल में फंस रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोगों से, कह रहा है बताओ जरा, डायपोल है, अब डायपोल की इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे बताओ जरा पोटेंशियल कितना आया था? जीरो। अगर मैं उसको यहाँ की बजाय यहाँ लेता तो भी तो जीरो ही आता ना। अरे क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सेम ही मिलती मुझे। तो याद करो, इसी कारण से जिन बच्चों ने करा हुआ टॉपिक उनको पता है, एक में माइनस क्यू, एक में बोलो क्या प्लस क्यू, और दूरी यहां से और यहां से बिल्कुल दोनों केस में क्या आती है? बराबर आती है। लेकिन नेट पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो मुझे बताइए पूरे डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर, पूरे डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर आप मुझे बताइए पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? बोलो जीरो। आप बोलते हैं ए पर भी जीरो होता है और बी पर भी कितना होता है? जीरो। तो मजे की बात पता है क्या है कि डायपोल पे ये जो पूरा इक्वेटोरियल वाला लाइन है ना, ये अपने आप में पूरा का पूरा बोलो क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बोलो क्या है? क्योंकि सर इसकी पूरी की पूरी लाइन पे, पूरे के पूरे सरफेस पे बोलो कितना पोटेंशियल है? जीरो है। और अगर आप किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चला रहे तो वर्क डन बोलो कितना करना पड़ेगा? आप कुछ बच्चों ने तो याद कर लिया, जीरो आंसर करना है जब भी क्वेश्चन आएगा। वर्क डन का तो समझ लो, पोटेंशियल वाला पॉइंट आ गया तो जीरो ही करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन इक्विपोटेंशियल पे चलाते बोलो कितना करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? फिर एक 1 मार्क क्वेश्चन आया कि इज देयर एनी केस क्या बोलेंगे? Is it possible to have a zero potential on an equipotential surface? कह रहा है कि क्या ये संभव है कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो का ही पोटेंशियल रहे पूरे पे? समझो मेरी बात को बच्चों, इस बात को समझो। और मेरा एक बड़ा बढ़िया सवाल है आप लोगों से, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। उसने ये बोला कि क्या ऐसा भी हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? बोलो 100 के पोटेंशियल वाले सारे पॉइंट हो गए, 80 के पोटेंशियल वाले सारे पॉइंट हो गए, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो क्या जीरो वाले भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कहां हो सकते हैं? ठीक है, तुम लोगों ने आंसर अच्छा कर दिया। जो मैं पूछने वाला था तुम लोगों ने पहले ही कर दिया। तुमने 100 80 देख के बाद में जीरो सोच ही लिया तुमने। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए अगर 100 वाला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो 80 वाला भी है, थोड़ी दूर में 60 वाला भी है, 40 वाला, 20 वाला, तो लास्ट में जाके भैया 10 वाला, 5 वाला, 4 वाला, 80 इन्फिनिटी पे जीरो वाला भी आएगा नहीं आएगा?
एक चार्ज से इनफाइनाइट दूरी पे पोटेंशियल बताओ कितना है, जीरो। तो इधर इनफाइनाइट दूरी पे कितना होगा, जीरो। उधर इनफाइनाइट दूरी पे कितना होगा, जीरो। तो हर जगह पे इनफाइनाइट दूरी पे कितना होगा, जीरो। तो एक जीरो वाला भी तो इक्विवेलेंट सरफेस बनेगा ना, क्लियर है कि नहीं। सो यस वी हैव अ पॉसिबिलिटी कि इक्विवेलेंट सरफेस और पूरे सरफेस पे पोटेंशियल बोलो कितना हो, जीरो। एक तो उस केस में पॉसिबल होता है और एक किस केस में पॉसिबल होता है, डायपोल के केस में, क्लियर है कि नहीं भाई। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। और बोलो कौन कौन से दो केसेस है, बोलो कौन कौन से दो केसेस है, बोलो। एक बोलो क्या, डायपोल वाला, एक डायपोल वाला, ठीक है। मैं बोल सकता हूं ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, और बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इजी होगा, 13 क्या करेगा। टोपी थोड़ी इंट्रेंस कर रही है। Equipotential surface at infinite distance away from a point charge is zero. अरे यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ये मेरे को लग रहा है। पक्की बात है, मुश्किल लग रहा है ये टॉपिक, मुश्किल है। चलिए खत्म करें इसको, अगले पे आऊं। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं, ये नहीं समझ में आया। उसने बोला कि क्या ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी संभव है जहां पर पोटेंशियल जीरो होता हो। तो यस सर, एक तो पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे, और एक सर इनफाइनाइट दूरी पे सब जगह पर पोटेंशियल बोलो क्या होगा, जीरो। तो वो भी एक सरफेस बनेगा जिसका इक्विवेलेंट सरफेस पोटेंशियल बोलो कितना होगा, जीरो, और बोल सकते हो उसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दिख रहा है कितना बड़ा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज बहुत सारी आ रही हैं, बातें बहुत सारी निकली हुई यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बोलो बात करें अगली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग लिखेंगे टॉपिक के तौर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। विशेष इधर ध्यान दे ले। अब मैं तुम लोगों को कुछ और प्रॉपर्टीज दिखवाने वाला हूं, सो फटाफट फटाफट प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट करेंगे भाई। पहली प्रॉपर्टी नोट भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी आप लोग, ठीक है, फिर समझा दूंगा। इनसाइड अ कंडक्टर क्या तुम्हें पता है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। क्या तुम्हें पता है। अरे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है यहां पर, प्लस 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 है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। आप खुद सोचिए ना, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो वो सब इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और वो पॉसिबल नहीं है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, बाहर होती है। तो एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, बोलो जीरो होती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। अगर आपके पास कोई कंडक्टर, कंडक्टर कैसे मैं बोल रहा हूं, अरे मान लो कोई मैटर का डब्बा ही है, कोई मैटर का डब्बा ही है, उसके ऊपर चार्ज है पूरी तरफ, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बाहर बाहर होगी। समझ रहे बात को। मान लीजिए कि अभी आप एक रूम में बैठे हो और ये रूम पूरा का पूरा मेटल का है, समझो मेरी बात को, रूम पूरा का पूरा किसका, बोलो मेटल का है, मान लो किसी कंडक्टर का है, और पूरे के पूरे रूम पे कुछ चार्ज है, तो वो सारी फील्ड बाहर होंगी इस रूम से अंदर। तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। और ये बात अगर तुम्हें लगती है कि सर ये डाउटफुल है थोड़ी सी, तो बच्चों गॉस लॉ तुम्हें याद है, गॉस लॉ भी पढ़ा है हमने। गॉस लॉ में ये चीज करी थी कि अगर अनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल पैदा होता ही नहीं है। अरे नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, चलिए भाई, ये अब यहां से आप लोग लिख लीजिए इसको, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछी गई है, अब आप कहेंगे सर कैसे पूछी जाती है, तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है तो वो ये वाली प्रॉपर्टी है बच्चों। और यहां से क्या पूछा जाता है मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, देखिए बोर्ड पे इसका एक प्रूफ आता है। क्वेश्चन क्या है, ढंग से सुनो।
स्टेटमेंट देखो समझो पहले। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। कह रहा है कि भैया मेरे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर है इस तरीके का, लिखना बंद करो सब बच्चे, बोर्ड पे देखो भाई, कोई मेरे पास इस तरह का चार्ज कंडक्टर है। अब कह रहा है कि इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब कि परपेंडिकुलर कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, देखो सरफेस के ऐसे। और मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी बता देता हूं, किसी भी स्फेरिकल चीज या सर्कल चीज के अंदर जो परपेंडिकुलर बनता है उसके सेंटर से आ रहा होता है। कहां से आ रहा होता है? ये बच्चों ने हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेंटर से आई हुई सारी लाइनें सरफेस के ऊपर क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। अरे है कि नहीं? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि परपेंडिकुलर होंगी, बिल्कुल ऐसे होंगी, बिल्कुल ऐसे होंगी हर जगह पर, बिल्कुल अपने सरफेस के बोलो क्या होगी? परपेंडिकुलर। किसी भी जगह पर ऐसे नहीं होगी कि यहाँ की फील्ड यूं जा रही है, देखो अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, कोई भी फील्ड ऐसे नहीं होने वाली। कहेगा क्या कहेगा, समझने की कोशिश करना। वो कहेगा कि एट द सरफेस ऑफ एवरी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, नॉर्मल एट। लेकिन बात ये है कि सर वो आपसे इसका प्रूफ मांगेगा, और तुम प्रूफ में ऐसा नहीं कि डायग्राम बना के दिया हो, प्रूफ में तुम्हें इसके लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि देखो भाई इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। देखो मेरे पास इसका एक थ्योरेटिकल आंसर है, लेकिन मेरे पास इसका एक थ्योरेटिकल आंसर है। देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसी क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये थ्योरेटिकल आंसर होगा इसका। लेकिन अगर इसका मैथमेटिकल आंसर देना चाहो तो बड़ा जबरदस्त है, आप जरा समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ी जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा इसमें। अभी सारी परपेंडिकुलर है ना, बोलो अरे है कि नहीं? अभी हमें इसको प्रूव करना है कि भैया ऐसी क्यों होती है, परपेंडिकुलर ही क्यों होती है। तो आप लोगों को पता है हम 10th क्लास में एक ऐसा प्रूव करते थे, बच्चे बोलते भी थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बेसिकली बोलते थे √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो बोलते थे कि पहले कॉन्ट्रडिक्शन ले लो, पहले मान लो कि वो रैशनल है और फिर वो अपने आप को गलत साबित कर लो। कुछ कहते हैं क्या कर रहे हैं यार ये, है ना, कि प्रूव करना है इरेशनल, अपने आप को पहले रैशनल मान लिया और फिर कहते हैं हम तो गलत है भाई, तो इसलिए इरेशनल है ना। तो अपने आप को कुछ और मान के फिर गलत साबित कर दो, मतलब अपने आप को उसको सही साबित नहीं करना, समझ रहे बात को, अपने आप को गलत साबित करना है तो वो अपने आप सही हो जाएगा। कैसे? आ जाओ अब समझो, यहां पर भी मैं वही करूंगा। ए क्लास इधर सुनो ध्यान से, अब इसका प्रूफ। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए ना तो 2 नंबर का आया, और यूं आया कि आप शो करें, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस पे बिल्कुल हर पॉइंट पे बोलो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आपको ये बात क्या करनी है? साबित करनी है, प्रूव करके दिखानी है। सो ये प्रूव कैसे करा जाएगा? ढंग से आपको ये बात सुननी है, ठीक है? समझिए इस बात को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कंडक्टर में चार्ज हो रखा पूरी तरीके से, तो चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है, इधर चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है, मुझे बस तुम ये बताना क्या ये चार्ज कहीं चल रहा है? रुका हुआ है ना, रुका हुआ है मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर कितना? बोलो 0। और अब समझने की कोशिश करते हैं पूरे माजरे को कैसे करना है। मान लीजिए कि आपने ये माना कि जितने भी चार्जेस हैं यहां पर, जो भी चार्ज, समझने की कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आ जाएगा समझ में ढंग से सुनोगे तो। आप ये कहेंगे कि चलो आपको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो आप लेट करिए, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स थीटा एंगल विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलो मान लेते हैं कि कंडक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है। अब बोलो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर तो नहीं लग रही? किसी को लग रही है तो बताओ, मैं चेंज कर दूंगा। तो किसी लग रही है, चलो ठीक है। अरे तो कुछ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कुछ कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब मान लो मैंने ये थीटा एंगल ले लिया, ये थीटा एंगल ले लिया, अब ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, परपेंडिकुलर होती तो यहाँ पर कुछ ऐसी होती, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये बिल्कुल भी परपेंडिकुलर तो सर नहीं लग रही है। अब मेरी पूरी बात को समझना, हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ? बोलो सरफेस के साथ। अब मुझे बताइए, अगर कोई भी चीज ना तो प्रॉपरली मतलब इस तरीके से थीटा एंगल बना रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरे को पता है कि भैया रिजॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लीजिए किसी चीज पे फोर्स ऐसे लगा, किसी चीज पे फोर्स ऐसे लगा थीटा एंगल बनाते हुए, तो तुम्हें पता है उस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, एफ साइन थीटा। ये बात मैं तुम्हें सिखाता आ रहा हूँ 11th क्लास से, आप समझिए ना। जैसे मान लीजिए मैंने इस पेन को मैंने वर्टिकली फेंका, सिर्फ वर्टिकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल फेंका सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन ऐसे किसी एंगल पे फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल भी, देखो ऐसे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी, क्योंकि इस फोर्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट एक्स में भी काम कर रहा है, कुछ कंपोनेंट वाई में भी। तो वो रूल हमें सिखाया गया था, अगर मान लो एफ फोर्स है तो थीटा के साथ वाली लाइन पे कितना कंपोनेंट काम करेगा? एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर पे कितना काम करेगा? एफ साइन थीटा। अरे नहीं आ रही बात समझ में? सो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, सोच लेते हैं परपेंडिकुलर
नहीं है, तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस काम करेगा, बोलो कितना, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट काम करेगा, अरे बोलो है कि नहीं, नहीं आया समझ में, है ना। थोड़ा सा डायग्राम ना बढ़िया सा नहीं बन रहा, मैं चेंज करता हूं उसको, रुक जाओ। बिल्कुल। अब आंसर के नंबर से क्या दिक्कत है, सुनो, अरे इधर सुनो, मान लेता हूं ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो ठीक है, अब तो लग रहा है थीटा एंगल। अब सुनो, अब मैंने बोला कि जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई तो उसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, बोलो क्या, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, बोलो क्या, ई साइन थीटा। किसी बच्चे को आपत्ति है तो मुझे अभी बता दो बच्चों। हाँ, अगर वो सीधी वर्टिकल होती तो फिर उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनता, सीधी हॉरिजॉन्टल कोई नहीं बनता, लेकिन बीच में है तो बोलो क्या बोलेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनेगा। मतलब कि अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है तो उसका कुछ हिस्सा इधर भी काम कर रहा है, कुछ हिस्सा इधर भी काम कर रहा है। इज इट फाइन और नहीं आ रहे बच्चों समझ? अब मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कंपोनेंट्स जो बनाए ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, बस यहाँ पर यूं हो जाता है, मान लो 10 न्यूटन तो 7 न्यूटन होगी, वो मान लो 5 न्यूटन, कुछ ना कुछ ऐसे होगी, कंपोनेंट से पता है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें बताती है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। बोलिए मत, मैं ई को आपको बहुत बार बता चुका हूं, व्हाट इज ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। इसीलिए तुम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या बना हुआ है, फॉर्मूला तुम लोगों को बना हुआ है एफ इज इक्वल टू में क्यू ई। क्या बना हुआ बोलो, क्योंकि ई क्या बयां करता है, किसी भी जगह पर ई की वैल्यू क्या बयां करती है, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। इसीलिए तो इनकी वैल्यू ऐसी होती है, 70 न्यूटन पर कूलम की, एक कूलम पे 70 न्यूटन लगेगा, तो 2 कूलम पे कितना लगेगा, 140 लगेगा, तभी तो फोर्स बोला क्यू ई, क्योंकि ई बताता है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो 2 यूनिट चार्ज तो कितना आएगा 2ई, 3 यूनिट 3, तो क्यू यूनिट चार्ज बोलोगे क्यू ई। तो मुझे बस तुम लोग ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर बन रहा है और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली बन रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इसका मतलब फोर्स उधर भी लग रहा है और फोर्स, पक्की बात है कि नहीं, फोकस करना भी समझ में आएगा, फोर्स उधर भी लग रहा है और इधर भी। चलो उधर क्यों नहीं जा पा रहा, उसका बड़ा लॉजिकल आंसर भाई, फोर्स उधर लग रहा है भैया चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक यूनिट चार्ज पे लग रहा है ई साइन थीटा, क्यू यूनिट चार्ज पे लग रहा है क्यू ई साइन थीटा, कितना लग रहा है बोलो, लेकिन वहां जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि बाहर एयर है और एयर बोलो क्या है, बैड कंडक्टर, चार्ज वहां फ्लो। लेकिन बड़ी कमाल की बात है यार, इधर की तरफ लग रही है ई कॉस थीटा, क्या लग रहा है बोलो, ये ई कॉस थीटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या होता है 1 यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, क्यू ई कॉस थीटा, क्या लगेगा, सिस्टी ध्यान देना है बच्चों। ई कॉस थीटा क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो मुझे बताइए क्यू यूनिट का चार्ज यहां पर कोई रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई कॉस थीटा। और यहां तो कंडक्टर है ना, यहां तो चार्ज चलना चाहिए ना, फोर्स लगे तो, यहां पर तो अगर फोर्स है तो बोलो चार्ज क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन क्या चार्ज चलता है, एक सिचुएशन पे आके चार्ज सारे रुके रहे ना। तो मैं क्या बोलूंगा जरा समझने की कोशिश करना, अगर मैंने बोला, अभी दोबारा बताता हूं, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स थीटा एंगल विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, then there must be a component, दोबारा बता देंगे, ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या ये वाली बात समझ में आती है, देखो जो मैंने लिखा पहले वो पढ़ो। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस प्रेजेंट ऑन सरफेस विच इज, अरे पूरी बात सुनो, विच इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू में क्यू ई कॉस थीटा। मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस खत्म होने वाला है। मैंने बोला ये कह रहा है भैया साबित करके दिखाओ परपेंडिकुलर है, मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं, थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो अगर थीटा एंगल बना रही है यहाँ पर किसी जगह थीटा एंगल बना रही है तो डेफिनेटली उसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर बनेगा और ई साइन थीटा उधर बनेगा। तो मैंने कहा भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है देन देयर मस्ट बी ए कंपोनेंट ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस के अलोंग एक कंपोनेंट बन रहा है ई कॉस थीटा। और अगर कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो पक्का चार्जेस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या होगा, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे रखे चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बोलो, जितना चार्ज है क्यू, भाई जितना चार्ज है क्यू इनटू में बोलो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो ई कॉस थीटा। तो मैं कहूंगा मेरे सरफेस पे बैठे हुए चार्जेस के ऊपर ऐसे करके एक फोर्स लग रहा है, बोलो कितना फोर्स लग रहा है, बोलो क्यू ई कॉस थीटा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली तुम जानते हो कि नेट फोर्स हमारे सरफेस पे रखे हुए पार्टिकल पे कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है बोलो, तो हम बोलेंगे इन एक्चुअल हम लोग जानते हैं कि बोलो एफ कितना होता है, इन एक्चुअल वी नो कि नेट फोर्स कितना होता है। और अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब क्यू ई कॉस थीटा बोलो कितना है। अब मुझे बताइए कोई तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो इनमें से कोई भी जीरो हो सकता है,
यस तो क्या Q जीरो है क्या सर? Q तो जीरो नहीं है, चार्ज तो मौजूद है। क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है सर, तो E भी जीरो नहीं है सर। इसका मतलब गारंटेड सर पक्का क्या जीरो रहा होगा? cos थीटा जीरो रहा होगा। और आप मुझे बताइए cos थीटा जीरो कब हो सकता है? जब थीटा बोलो कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब सर इस फोर्स के ना लगने का कारण, जो फोर्स हमें दिखता नहीं ना, बेसिकली लग ही नहीं रहा, उसके ना लगने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ की तरफ कोई कंपोनेंट है ही नहीं एक्चुअली में। थीटा एक्चुअली में 90 डिग्री, कितना बोलो 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 हुआ, थीटा अगर 90 हुआ, सोचो थीटा 90 हो गया, अपने आप ही फील्ड बोलो कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, है ना? या बोल दो कि ई साइन 90, ई साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो इस तरफ एक ही कंपोनेंट है ई, और इधर का ई कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। मतलब सिर्फ एक मात्र कंपोनेंट है, वो है ई, और वो बाहर की तरफ है। फिर आप कहेंगे सर बाहर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर चार्ज बाहर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बाहर तो बच्चों कौन है? एयर है। एयर तो बैड कंडक्टर है ना, उसमें तो चार्ज नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर अगर फोर्स है तो भी चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ तो कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज चलना चाहिए। लॉजिक पकड़ पा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बार बार सीबीएसई पूछ रही है आप लोगों से, क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट ऊपर काम करता है, एक कंपोनेंट इधर। चलो इस कंपोनेंट को भूल जाओ, क्योंकि ये कंपोनेंट अगर है भी तो भी चार्ज जा नहीं पाएंगे, बिकॉज एयर बैड कंडक्टर है। बट इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज को चलना चाहिए था ना इसकी सरफेस के ऊपर, बट चार्ज नहीं चलता। इससे क्या साबित होता है कि इस तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो यही हमने साबित किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल बना रही है तो इस तरफ एक कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा, मतलब इधर चार्जेस पे फोर्स भी लगना चाहिए क्यू ई कॉस थीटा, बट हम जानते हैं कि फोर्स तो होता नहीं। इसका मतलब क्यू ई कॉस थीटा नेट बोलो कितना 0, बट हम जानते हैं चार्ज तो 0 है नहीं, चार्ज तो मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर मौजूद है, पता है हमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मतलब डेफिनेटली क्या 0 है बोलो? cos थीटा 0। क्या 0 है बोलो? cos थीटा। और cos थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा बोलो कितना है 90 डिग्री। इट शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अरे नहीं आया समझ? मुश्किल लगा? 2 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना करने के, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 मार्क्स मिलते हैं इस चीज के। हर्ज नहीं आया ना समझ में? पक्का लिख लो इसको। It shows that electric field is always चलो बताओ किसी बच्चे को अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ बोलो, कुछ डाउट लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि भैया ऐसा कुछ टफ जैसा इसमें शुरू हुआ है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। सर लॉजिकल एस्पेक्ट है। सरफेस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। चलो ये भी बात समझ में तो आती है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। लेकिन जब उसने मुझसे मैथमेटिकल प्रूफ मांगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ, लेकिन उसको भी मैंने लॉजिकली डील करा कि मैंने कहा मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो मान थीटा एंगल बनाएगा तो फिर 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। अलोंग द सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगेगी, और अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे तो फिर कहां चार्ज चल क्यों नहीं रहे? चार्ज चल क्यों नहीं रहे? इससे ये साबित होता है कि cos थीटा डेफिनेटली 0 है। ई कॉस थीटा डेफिनेटली क्या बोलो? 0। और ई कॉस थीटा 0 होने का मतलब वही है कि cos थीटा बोलो क्या है? 0। यानी थीटा बोलो कितना है? 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल नहीं है, पता है क्या है सारा खेल? पता है क्या है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया करा रखे। मैंने यहाँ पर ना इस्तेमाल करा है F इक्वल टू QE को भी, पता है आप लोगों को। और QE को भी इस्तेमाल करते वक्त E का मतलब कितना बढ़िया क्लियर है तुम्हें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? पिछला पढ़ा नहीं हुआ बच्चों, ये कहां से समझ में आएगा? ये बड़ी दिक्कत है भाई। फिर आप इंतजार करें वही चीज का करंट चैप्टर शुरू होगा, नया चैप्टर शुरू होगा, वहां से नई चीज डील होंगे, देखेंगे तब से, है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बताऊं? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, दैट्स द पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आज सारा थियोरेटिकल है बच्चों, आज सारा थियोरेटिकल है, ये खत्म भी हो जाएगा इसके बाद पोटेंशियल। The interior of a conductor can have a no excess charge in static situation। मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये देख रहे हो तुम्हारी जो एनसीईआरटी है, यहाँ पर ना इनका बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरी दिया हुआ है। मैं जो तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ ना बार बार, ये जो एक एक पॉइंट में हम इतना समय लगा रहे हैं वो थ्योरीज डील कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात? हमें सिर्फ पॉइंट लिख के छोड़ना होना तो हम पॉइंट लिख ले आगे बढ़ जाए, लेकिन पॉइंट का अगर मतलब समझ में नहीं आया ना, सीबीएसई तुम्हारे को फंसा देगी इन पॉइंट्स में। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर तुम मतलब समझ रहे हो ना, सीबीएसई किसी पॉइंट पे आपको नहीं फंसा पाएगी, क्योंकि वो उन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछेगी, तुमने अच्छे समझा हुआ तुम जवाब दे जाओगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जो बार बार थ्योरीज दी हुई है इनको डील कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या है ना, आप लोग खुद इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि कंडक्टर है उसके अंदर ना कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं बैठेगा। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, अब मान लो तुम्हारे पास यहां पर कहीं बहुत सारा चार्ज रख दिया किसी ने। अब ये सॉलिड कंडक्टर है, मतलब सॉलिड कंडक्टर है, मतलब पूरा ठोस है, मतलब अंदर से होलो नहीं है, अंदर से होलो मतलब पूरा सॉलिड कंडक्टर है। जैसे कि पूरा पूरा मान लो स्फीयर है और पूरा अंदर से भी पूरा भरा हुआ है वो। तो मुझे बताइए अगर कहीं पे भी तुम चार्ज रखोगे तो वो चार्ज रिपल्शन लगेगा, और जब तक कंडक्टर है तब तक तो वो फ्लो कर सकते हैं ना।
एयर में तो नहीं कर सकता, तो अंदर का सारा चार्ज बोलो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कहां पर आ जाएगा बोलो, आपको बता रखी है मैंने ये बात, और ये बाहर आके फैल जाएगा पूरे सरफेस पे। बताओ कैसे फैलेगा, जब तक सबका पोटेंशियल पूरे सरफेस का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए सेम। तो मैं ये बोलूंगा कि सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो उनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन लगेगी ना, तो वो मैक्सिमम दूरी कहां क्रिएट कर सकते हैं, सरफेस पे जाके। कहां जाके बोलो? क्योंकि आपको पता है मैं दो चार्जेस भी यहां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दो चार्जेस के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है, ऐसे रहना या बाहर रहना, बाहर रहना। तो वो कभी भी अंदर नहीं रहेंगे, इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहेगा। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां चले जाएंगे बोलो, बाहर चले जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं यार बात समझे? क्योंकि अंदर से बेटर पोजीशन तो बोलो कौन सी है, बाहर की, क्योंकि अंदर तो और ज्यादा रिपल्शन लगेगा ना, तो उससे बेटर बोलो कहां चले जाएंगे, बाहर। इससे किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है बात समझे? सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? ओके, ओके एंड नाउ गाइस एक और लिखिए फटाफट से। ए शोर नहीं भाई। इसके बाद तुम्हारा जो अगला पॉइंट है, कोई बच्चा ऐसा प्रूव कर सकता है क्या क्लास में कि अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, सारे केसेस इसी के हैं, क्योंकि टॉपिक शुरू हुआ था तब बोला गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आपको एक सिंपल सी चीज बतानी है, सवाल सुन लीजिए मेरा क्या है। आपको प्रूव करना है कि इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे, इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। आप करिए ट्राई। आपको प्रूव करना है इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज करो एक बार ट्राई, करो करो। नहीं आ रहा समझ में? आगे आंसर देखो, मैं बताता हूं एक बात। तो सब बच्चे हम एक क्लास बोर्ड पे देखो, अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस बोलो कितना है, आर। एक क्लास बोर्ड पे देखो, और इसके पास चार्ज क्यू है, इसके पास चार्ज कितना है बोलो, क्यू। सिंपल सा आप लोग याद करें, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, क्या उसमें तुमने पढ़ा था कि एक चार्ज स्फीयर कंडक्टर है, उसके बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पे कितनी होगी, अंदर कितनी होगी? क्या पढ़ा था? अरे नहीं पढ़ा था। तो मुझे बताना जरा, सरफेस पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। तो सब बच्चे जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर। क्या तुम्हें याद है? अब मुझे तुम ये बताना कि अगर कोई ये कहे कि बताओ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे दी जाएगी, किसी भी चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बोलो, चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे यही तो होता है कि नहीं होता? अरे नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे बताना जरा, इसका पूरे सरफेस एरिया का जो इसका एरिया कितना होगा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन में क्या, 4 पाई फॉर दिस कंडक्टर। वो सिग्मा बच्चों अगर आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है, मैं देखो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट इस सिग्मा, क्योंकि ये पहले चैप्टर की चीज है और बहुत पहले समझाई गई चीज है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बोलो, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब जैसे कि इसका पूरा एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर है, और चार्ज बोलो कितना है, क्यू। तो पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा बोलो, क्यू अपॉन में क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मुझे बताओ जरा, बड़ा क्लियरली मुझे तो नजर आ चुका है, क्यू अपॉन में 4 पाई, दिख रहा है? गड़बड़ हो गया?
क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है? तो बोलो क्या है पूरा सिग्मा, तो बोलो क्या बन गया सिग्मा अपॉन में, तो एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी दे सकते हैं। कोई क्लियर, कोई डाउट लग रहा है तो मुझे अभी बोल दो फटाफट से, पक्की बात है? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट 5, ठीक है, आज का लास्ट ही करेंगे, बस एक पॉइंट रह जाएगा हमारा, बस फिर एक पॉइंट रह जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा पोटेंशियल वाला पॉइंट। हाँ नहीं इसके बाद लास्ट है वैसे, लेकिन मैं इतने पे रोक दूंगा आज, वो पॉइंट में समय लगता है थोड़ा सा 10-15 मिनट का, वो अगली क्लास में आती करेंगे। और अगली क्लास आप लोग छुट्टी नहीं करेंगे, जिन बच्चों का ये चैप्टर शुरू से अच्छे से नहीं हो रहा ना, वो कैपेसिटेंस जब शुरू होगा तो वहां से आपके पास मौका है, फिर से आप कवर कर सकते हैं कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस बिल्कुल अलग है, थोड़ा बहुत लिंक है पोटेंशियल से, बाकी लगभग बिल्कुल चीजें अलग रहने वाली है। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे भाई। सो आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे क्लास खत्म नहीं हुई अभी, शील्डिंग करा रहा हूँ भाई, बैग पैक कर लिया है, सुन ले इधर। शील्डिंग क्या होती है भाई, समझते हैं? शील्ड करना क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना है ना, प्रोटेक्ट करना, कवच के तरीके से काम करता है शील्ड, कैप्टन अमेरिका का तुमने सुना होगा। अब मेरी पूरी बात सुनना बच्चों, हुआ क्या, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इस बार भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे समझो। मान लो कि मेरे पास कोई एक कैविटी है, कैविटी मतलब बेसिकली खाली स्पेस अंदर का, और ये कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी है बेसिकली, ठीक है, जरूरी नहीं है ये मेटल की बनी हो, किसी भी चीज की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। मान लो कि लकड़ी का क्लोज डब्बा है ना, और मान लो मेटल का है, प्लास्टिक का है, किसी और मटेरियल का भी हो सकता है, और बाहर ना कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, बाहर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो, ऐसे करके। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इसकी जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन है वो किस तरह का होगा, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप लोग मुझे बताइए, जो बाहर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ रही है, अभी देखो आपको मैं कारण बताऊंगा, जब आप मेट्रोज में जाते हैं ना तो बेसिकली आपके थोड़े जो मोबाइल के सिग्नल्स है ना थोड़े से कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बाहर के, ठीक है, और अंडरग्राउंड मेट्रो में चले जाएंगे तो बिल्कुल लगभग कहानी खत्म होने को जाती है, तो सिग्नल्स बहुत कम हो जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊंगा हमारे सेंटर के अंदर थोड़े सिग्नल्स कम आते हैं, रीजन भी मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन करूंगा, और क्या करना है वो समझने की कोशिश करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आप सब बच्चे जानते हैं कहां से कहां होती है, बोलो पॉजिटिव साइड से, तो मान लो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, जा रही है इस तरीके से, सही है। अब हुआ क्या, आपकी जो ये जो बॉडी है बेसिकली किसी भी चीज की बनी हो, प्लास्टिक की किसी भी चीज की व्हाटएवर बनी हो, अब आप मुझे बताइएगा कोई भी चीज की बनी हुई है तो उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ तो होंगे, कंडीशन की वो इंसुलेटर बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मुझे बताइएगा, ध्यान सुनना इस बात को, किसी और कलर से इस्तेमाल करते हैं कि अगर यहां प्लस और वहां माइनस है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है ना, तो इस प्लस को देख के ये बॉडी अपने माइनस को इधर इकट्ठा कर लेती है, और अपने प्लस जो है वो किधर इकट्ठा कर लेगी, इधर इकट्ठा कर लेगी। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, बोलो है कि नहीं। इससे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारी बॉडी के अंदर ना एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, बोलो है कि नहीं। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं इसको, और वो किस दिशा में हुई है जरा ध्यान से देख के बताइएगा, वो इस दिशा में हुई है, वो इस उल्टी दिशा में हुई है, बोलो है कि नहीं। तो ये मेरी जो फील्ड होती है, बोलो कौन सी फील्ड होती है, बोलो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये बाहर वाली मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये मेरी मान लो दिस इज ई नोट, इसको मैं ई नोट का नाम दे देता हूं, ए ध्यान दो, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, बोलो ई नोट का नाम दे देता हूं, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अंदर बनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है, इसका जरा मुझे इसका मुझे जवाब दे बच्चों एक बार, कि अंदर जो ई नेट बनने वाला है वो कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे ई नेट सर इतना बनेगा जितना बाहर ई नोट है और माइनस में जितना इंड्यूस हुआ, माइनस में जितना, बड़ी कमाल की चीज सिखाने वाला हूं, ढंग से सुनना। बाहर से थी ई नोट, तो वो ई नोट इसके अंदर से भी जा रही होगी, लेकिन इसने इंड्यूस कर दी, बोलो कितनी, ई आई, ई आई, जिसको मैंने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। लेकिन कैसे कर पाए इंड्यूस, वो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड, बट ड्यू टू दिस शील्डिंग, ये प्लस माइनस का होता है, इसके इंडक्शन की वजह से ये अपना माइनस इधर इकट्ठा कर देता बॉडी, प्लस उधर इकट्ठा कर देता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाती है। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में हो जाती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनेगी वो कितनी बनेगी, ई नॉट माइनस में ई आई। इज दिस फाइन और नॉट। अब मजे की बात यह है कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली बराबर इंडक्शन कर दे, बराबर इंडक्शन कर दे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, जीरो। बट अगर बराबर इंडक्शन नहीं कर पाए तो जीरो नहीं होगी, अंदर कुछ ना कुछ बच जाएगा, इसीलिए मैं इसको जीरो नहीं लिख रहा। अब मजे की बात क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई प्लास्टिक या किसी और तरह का मटेरियल है, तो हो सकता है कि उनके पास उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जैसे कि मैं समझाता हूं नंबर्स के तौर पर, अगले 1 मिनट में तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। मान लो यहाँ 100 प्लस है और यहाँ 100 माइनस है,
लेकिन जो हमारी बॉडी है ना उसके पास उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसने भैया इलेक्ट्रॉन्स भेजे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो 60, कितने भेजे 60 माइनस यहाँ भेज दिए, 60 प्लस वहां भेज दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी अंदर, लेकिन वो 60 प्लस माइनस की वजह से बनी, और बाहर कितने की वजह से बोलो 100 प्लस माइनस की वजह से, तो कहीं ना कहीं बाहर वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर वाले के मुकाबले, तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बच जाएगा, बोलो है कि नहीं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारे पास कोई मेटल जैसी चीज हो, कैसी चीज है बोलो, मेटल जैसी या कंडक्टर जैसी, ये वो बोल दूं मेटल है, या मैं ये बोल दूं बोलो क्या है, कंडक्टर है, मेटल या कंडक्टर की बात है बेसिकली। तो अगर मेटल या कंडक्टर बोल दूं तो आपको पता है मेटल या कंडक्टर के पास इनफाइनाइट, या फिर मैं बोल सकता हूं बहुत सारे बोलो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते। तो अगर जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, समझना मेरी बात को, जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगेगी, ध्यान देना, बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगेगी, जिसमें भैया यहां पर मान लो 100 प्लस होंगे और यहां पर मान लो क्या होंगे 100 माइनस, तो तुम्हें पता है कि कंडक्टर के पास तो बहुत सारा प्लस और बहुत सारा माइनस है, तो बहुत सारा प्लस और बहुत सारा माइनस है, तो ये तो क्या करेगा बोलो, उतना ही माइनस जितना प्लस है यहाँ पर, और जितना प्लस यहाँ पर जितना माइनस है उतना बोलो यहाँ पर क्या ले आएगा प्लस, और जितना भी इंडक्शन करेगा वो बिल्कुल बाहर वाली ई नॉट से बोलो क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा तुम्हें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा बोलो 0। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, अंदर इंडक्शन ज्यादा हो जाए, यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताओ, यहाँ पर 100 प्लस है, 100 प्लस है, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हद से 100 ही माइनस तो भेजेगी ना, कितने भेजेगी बोलो, अट्रैक्शन तो 100 प्लस को 100 माइनस का मिलेगा ना, अरे बातें नहीं प्लीज भाई। तो यहां अगर 100 प्लस है, देखिए दक्ष, यहां 100 प्लस है, तो यहां पर बोलो 100 माइनस ही हद से हद आ सकते हैं, एग्री करते नहीं करते। अदरवाइज अगर 100 से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 से कम जाएंगे, 70 जाएंगे, 80 जाएंगे, तो अगर 70 या 80 माइनस गए तो इंडक्शन ज्यादा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बच जाएगा, अदरवाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलो 0। तो मेटल्स के केस में मैं बोल सकता हूं जो मेरा ई नेट बनने वाला होता है, जो कि ई नॉट माइनस में क्या होगा बोलो ई आई, इन मेटल्स या इन कंडक्टर्स, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मुझे दिख गया, ई आई बराबर कितना होगा ई नॉट, ई आई बराबर कितना होगा, तो मुझे बताना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इनसाइड द मेटल्स एक प्रॉपर शील्डिंग लगेगा बोलो, जैसे कि मान लो ये रूम पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ, मेट्रो के चैम्बर में बैठे हैं, पूरा पूरा मेटल का जाओ उससे, अब मान लो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, आपके मोबाइल जो है बेसिकली टावर पकड़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ना, सिग्नल्स आते हैं वहां से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इसके अंदर से, सुनना आई इस चैम्बर में आई जरूर, लेकिन इस रूम ने क्या करा, जब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसका प्लस था और इस तरफ बोलो क्या था माइनस था, इस बॉडी ने इस रूम ने अपने आप उल्टा कर दिया, वहां प्लस था ना, तो यहाँ वाले रूम में इस तरफ क्या कर दिया माइनस इकट्ठे कर दिए, और इस तरफ बोलो क्या इकट्ठे कर दिए प्लस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रही है, इसने अंदर बना दी यूं, बोलो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल कर देगी नहीं कर देगी, तो अंदर रूम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी 0। तो ये एक और प्रूफ मिल गया कि इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कि नहीं होता, ये बात मैं वैसे भी जानता हूं। तो किसी अगर पूरे मेटल कंडक्टर के अंदर बैठा हूं ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना होगा 0। हाँ किसी और चीज में बैठा हूं फिर 0 क्यों नहीं होगा बताओ जरा, किसी और में क्यों नहीं होगा 0 जरा बताओ जरा, क्योंकि सर उसमें हो सकता है कि उतना इंडक्शन ना हो जितनी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। कई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रही है समझ में, कि मान लो बाहर ये 100 प्लस है, बाहर ये 100 प्लस है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी बॉडी के पास 100 माइनस हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो सबके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर इसके पास 100 प्लस है तो हो सकता है इसके पास 100 माइनस हो ही ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो ही ना, हमें तो पता ही नहीं क्या होते फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भैया 60 ही 70 माइनस आ पाया, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो उतना नहीं बन पाया जितना ई नॉट था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस केस में होगा, तो अगर आप लोगों को अपना फोन एयरप्लेन मोड पे करना हो, बिना उसको एयरप्लेन मोड पे लाए, तो आप अपने फोन को क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट दो, हो गया, या बेसिकली अपने लंच बॉक्स में रख दो, जो लंच बॉक्स मेटल का बना हुआ हो उसके अंदर डाल दो, किसी भी मेटालिक चीज के अंदर मोबाइल को रख दो, आपके टावर चले जाएंगे फोन के। क्लियर है कि नहीं, चेक कैसे करोगे, लेकिन फोन मिला के चेक करना, कहीं सोचो डब्बा खोल के देखूं, डब्बा खोलोगे फिर सिग्नल आ जाएंगे। क्लियर है, कहीं कोई ऐसी मूर्खता करे डब्बे में डाल दिया फिर चेक करता हूँ देखो सिग्नल आएंगे, खोलते फिर सिग्नल आ जाएंगे, है ना। सो फोन मिला के देखना। ओए बस एक मिनट सुनो भाई, सो मुझे तुम ये बताओ, ओए पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। सुनो भाई, चुप रहो, ये सुनो, पहला जो पॉइंट है दोबारा रिपीट कर रहा हूं फाइनल, देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन मूविंग ए चार्ज इज 0। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को चलाओगे तो वर्क डन कितना होगा 0। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था। उसके बाद मैंने क्या बोला बच्चों, ए क्लास प्लीज,
किसी भी कंडक्टर का पूरा सरफेस बोलो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, क्योंकि भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, इसका इशारा यही है कि हर जगह पे पोटेंशियल बोलो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। फिर वही बात है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है बोलो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। चौथी बात ये थी कि बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी। जो मैंने पढ़ाया सबका एक प्रूफ दिया मैंने कि कहां से मैं बोल रहा हूँ लाइन, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद में आ गया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, यहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है बच्चों हर बार, बोलो क्या, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। फिर दूसरा पॉइंट क्या था बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के बोलो क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होती है। और कैसे मैंने ये बात प्रूव करी वो मैंने तुम्हें सिखाया कि थीटा एंगल पे मान लो, फिर उसका एक कंपोनेंट मिलेगा ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस, और अगर ये मिलेगा तो फोर्स भी लगना चाहिए क्यू ई कॉस थीटा, लेकिन हमें पता फोर्स कितना होता है, जीरो, तो क्यू ई कॉस थीटा जीरो होता है, इसका मतलब तो पक्का क्यू तो जीरो हो नहीं सकता, ई जीरो हो नहीं सकता, कॉस थीटा जीरो होगा, मतलब थीटा कितना होगा, 90। क्लियर। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बोला बच्चों कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा, तो इंटीरियर हमेशा कंडक्टर में जीरो चार्ज होता है, इंटीरियर अंदर जीरो चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बोलो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया, और उसके बाद मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताया। ये तुम्हें समझ में आया भी कि नहीं आया पहले बताओ, है ना। इस साल भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा था, बताऊंगा तुम्हें बाद में क्या आया था। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। इसका रीजन भी है कि अगर इधर प्लस है तो बॉडी अपने माइनस को इकट्ठा करेगी इधर, और इधर माइनस है तो इधर बोलो क्या करेगी, प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोजिट बनेगी, तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ कैंसिल करेगी। लेकिन कंप्लीट कैंसिल तभी कर पाएगी जब वो क्या होगा बोलो, मेटल, क्योंकि मेटल के पास उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल करा सकते हैं जितना प्लस यहाँ पर है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर ई नेट जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पर जरूरी नहीं कि ई नेट जीरो हो। दिस इज क्लियर और नॉट। सो लगभग पोटेंशियल बच्चों हमारा खत्म हो गया, एक पॉइंट के अलावा, वो मैं तुम्हें एक्सरसाइज में कराऊंगा, लेकिन उसके अलावा सारा पोटेंशियल खत्म होता है। और अगली क्लास में क्या स्टार्ट होगा, कैपेसिटेंस। तो जिन बच्चों ने ये टॉपिक बीच बीच से कराया, क्लासेस में नहीं आए थे रेगुलर, कैपेसिटेंस से थोड़ा ध्यान रखना। बार बार मैं आपको एक बात बोलता आता हूँ, नया टॉपिक शुरू होता है, मैं पहले हमेशा बोलता हूँ कैपेसिटेंस से ध्यान रखना बच्चों। फिर भी लेकिन आप लोग छुट्टी कर लेते हो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आज इतना ही करेंगे बच्चों। ये मोबाइल मुझे